हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम विज्ञान का अध्याय 2 का क्लास तीसरा लेने वाले हैं। इसके पहले हम इसका जो क्लास 2 बार ले चुके हैं और ये आज का बचा हुआ क्लास हम आज इसको लास्ट करने वाले हैं। और यह जो आज का अध्याय 2 का सबसे आखिरी क्लास होगा और यह अध्याय आज ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमने अध्याय 2 में क्या क्या पढ़ा था, उसकी मुख्य मुख्य बातों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अध्याय 2 में हमने कहाँ से पढ़ाई शुरू किया था। तो अध्याय 2 में जो क्लास 2 था वो हमने प्लास्टिक से शुरू किया था। अब जानते हैं प्लास्टिक क्या है और कैसे हम उसका उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग हम हर दिन करते हैं अपने जीवन में। जी हाँ, आपका टूथ ब्रश हो गया। सबसे पहले आप जल्दी आपका जो जीवन आपका जो सुबह चालू होता है ना, सुबह आपका जैसे प्रारंभ होता है तब क्या करते हो, सबसे पहले अपने मुंह को साफ़ करने के लिए, दांतों को साफ़ करने के लिए टूथ ब्रश लेते हो। तो वह जो टूथ ब्रश होता है किसका बना होता है, आपका प्लास्टिक का ही बना होता है। तो इसी प्लास्टिक से हमारा जीवन शुरू होता है कहा जाए तो एक तरह से। और उसके बाद हम बाल्टी हो गया, जग हो गया और डिब्बा हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम उपयोग अपने लिए अपने दैनिक जीवन में करते हैं और वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अभी आप आपके हाथ में जो है ना, आपके हाथ में जो है वह भी आपका प्लास्टिक से ही बना होता है। उसका बैक कवर हो गया, पीछे का कवर हो गया, है ना। मतलब कि आपका मोबाइल आपके हाथ में जो है वह मोबाइल है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी आपका मोबाइल फ़ोन भी किसका बना होता है, तो प्लास्टिक का ही बना होता है और अलग अलग प्लास्टिक से बना होता है। कहीं पे नर्म रूप में होता है तो कहीं पे ठोस रूप में होता है वह प्लास्टिक आपके मोबाइल में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने उदाहरण दे उतना भी कम पड़ेगा उसको उदाहरण के लिए। उसके बाद हमने प्लास्टिक के बारे में और कुछ कुछ पढ़ा था, है ना। तो प्लास्टिक की रचना भी कुछ अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग प्लास्टिक में अलग अलग जो उसके अणु हैं कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। कहीं पे रेखीय होता है, यानी कि एक रेखा में होता है। ये देखिए यहाँ पे एक रेखा में दिख रहा है, तो कहीं पे तिर्यकबद्ध होता है इस तरह से, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टिक के प्रकार, है ना। 2 प्रकार के प्लास्टिक हमने पढ़ा था। थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे दिया है, देखिए ये आपका थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। तो यह है आपका थर्मोप्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया है, कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। यदि पूछ देता है आपको कि, यदि आपको पूछा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है, तो वे थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, और इसका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन बनाने में होता है। तो ये तो हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक। अब देख लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे देखिए दिया गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। तो ये जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको भी हम देख लेते हैं। कुछ वस्तुएं यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है ना, और इन्हें गर्म कर नर्म नहीं किया जा सकता, तो ये आपका क्या कहलाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। और बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। और मेलामाइन से क्या क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेलामाइन भी के बारे में भी दिया गया है। इसका मेलामाइन से क्या बनाते हैं, फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और अग्नि प्रतिरोधक यानी कि आग से बचने वाला कपड़ा भी बनाते हैं, है ना, किससे, मेलामाइन से। उसके बाद हमने प्लास्टिक के गुण पढ़ा था। प्लास्टिक कैसा, अनअभिक्रियाशील, है ना। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता किससे, जल से, ऑक्सीजन से, इससे क्रिया नहीं करता, तो यह क्रियाशील नहीं है। प्लास्टिक हल्का होता है और मजबूत भी होता है, और ये जल्दी से गलता भी नहीं है। प्लास्टिक कुचालक, देखिए आपका प्लास्टिक जो है कुचालक होता है, तभी तो आपके घरों में क्या होता है, जो वायर होता है वो उसमें प्लास्टिक लगा होता है, बिजली के तार में प्लास्टिक लगा होता है, नरम वाला प्लास्टिक लगा होता है, नरम वाला। और जो आपका जैसे आप ट्यूबलाइट है ना, आपके घर में लाइट है, पंखा है, फ्रिज है, इन सबको चालू करने के लिए आप क्या करते हो, बटन दबाते हो। तो वह जो आप जो बटन दबाते हो उसको चालू करने के लिए, तो वो बटन भी आपका किसका बना होता है, प्लास्टिक से ही बना होता है, इसलिए यह इसका कुचालक होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है उसी से। उसके बाद हमने प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टिक और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि प्लास्टिक आपका सड़ता नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आपका प्लास्टिक पर्यावरण को। उसके बाद हमने पढ़ा था जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा था।
तो देख लेते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित नहीं होते जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय। जो अपघटित नहीं होते वे अनिम्नीकरणीय और जो अपघटित हो जाते हैं वे निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और प्लास्टिक को अपघटित होने में यानी कि प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लग जाते हैं मिट्टी में मिलने के लिए, पर्यावरण में मिलने के लिए। इसलिए यह पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है, क्योंकि यह कई साल तक एक ही जगह पर रहता है, सड़ते रहता है और धीरे धीरे सड़ता है और मिट्टी को पर्यावरण को खराब करता है। इसलिए यह प्लास्टिक पर्यावरण का प्रदूषण है। अब मान के चलो इसको हमको जल्दी से नष्ट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जला सकते हैं, है ना। तो जलाने पर भी क्या करता है ये, यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं उत्सर्जित करता है। विषैले यानी कि जहरीले धुएं छोड़ता है। तो इस जहरीले धुएं से क्या होता है, आपका पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उसी हवा में मिलकर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के माध्यम से यह जहरीली गैस हमारे शरीर में आ जाता है और हमारे शरीर को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो इसको जलाना भी खतरनाक है। तो सोचिए इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है कि हम प्लास्टिक को कैसे नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जो बचा है उसकी तरफ आते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। कुछ शहरों तथा गाँवों में ग्राम पंचायत तथा नगर पालिकाएँ कचरे को एकत्र करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करती है ना। आपका जो शहर हो गया, गांव हो गया, तो गांव में पंचायत है, शहर में नगर पालिकाएँ हैं, है ना, नगर निगम है, नगर है। ये क्या करती हैं, कूड़ेदान प्रदान करती है, कूड़ेदान रखती है और उसमें क्या करना होता है, ये दो प्रकार का कूड़ेदान देती है ना। प्रायः एक रंग नीला और दूसरे का रंग हरा होता है। तो देखिए नीले रंग के कूड़ेदान में हम क्या डालते हैं, पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को डालते हैं नीले रंग में जिसमें हम उस पदार्थ को क्या कर सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच, है ना। आपका प्लास्टिक ऐसा कचरा है जिसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक को यदि हम बेचते हैं वो बिक भी जाता है और वो नया प्लास्टिक बन के आ जाता है। तो इस तरह से उस प्लास्टिक को हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना, फिर से उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से आपका धातु यानी कि लोहा, है ना, लोहा भी एक बार नया बन के आ जाता है तो उसका उपयोग और हो जाता है हमारे साथ, है ना। अब कांच, तो कांच की बहुत सारी बोतल होती है। अगर हम कांच को बेच देते हैं, मान के चलो आपके पास सिरप है या कुछ और दवाई का क्या है, कांच की बोतल है, तो उस जैसी दवाई ख़त्म होता है तो उस कांच की बोतल को हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो वह जो है जाता है कांच की बोतल और फिर से क्या हो जाता है, अच्छे से धुल जाता है ना, केमिकल से धुल जाता है, पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और उसमें फिर से एक बार और सिरप या दवाई उसमें भरकर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से कांच का भी पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसका हम उपयोग फिर से कर सकें, दोबारा कर सकें, ऐसे पदार्थ को नीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। अब देखते हैं हरे रंग के कूड़ेदान, है ना। वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। हरे रंग, हाँ देखिए, हरे कूड़ेदान रसोई घर तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं, है ना। जो आपका हरा कूड़ेदान क्या होता है, रसोई घर हो गया, रसोई घर में जो भी आपका किचन से सामान निकलता है फेंकने का, वो है आपका जो है हरे कूड़ेदान में जाता है। और इसके साथ साथ पेड़ पौधा हो गया, छोटे छोटे जंतु के अपशिष्ट हो गया, है ना, मलमूत्र हो गया जंतुओं के, वही अपशिष्ट में आता है। इसके लिए एकत्र करने के लिए आपका हरा कूड़ादान होता है। आप जानते हैं वे अपशिष्ट जो मिट्टी को दबाने पर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, इन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब देखिए आपको जो हरा रंग का कूड़ेदान है उसमें ऐसे पदार्थ को डाला जाता है जो मिट्टी में सड़ जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो आपका रसोई का चीज़ है, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आलू हो गया, केला हो गया और भट्टा है, बैगन है, इन सब के छिलकों को हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इन फल है ना, फल फूल है, इन सबको भी हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो इनको क्या करते हैं, उस हरे कूड़ेदान में डाल देते हैं और ये मिट्टी में जल्दी से सड़ जाता है, दब जाता है और खाद भी बन जाता है। कुछ उपाय ये हो सकते हैं, अब देखिए प्लास्टिक को नष्ट करने कुछ और उपाय भी हो सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। कुछ उपाय ये हो सकते हैं, यथासंभव कपास व जूट की बनी थैलियों का उपयोगी कीजिए, है ना। जो आपका
कपास है यानी कि रुई है ना, रुई का और जूट की बनी थैलियों का उपयोग करें, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक का उपयोग बंद हो जाएगा और प्लास्टिक को जल्दी से नष्ट करने की नौबत भी नहीं आएगी और कपास जल्दी से सड़ जाएगा और सड़ने के साथ साथ खाद भी बनाएगा। उसी तरह से आपका जूट, जिससे क्या बनता है, बोरा, तो उसका भी हम थैला उपयोग कर सकते हैं, वह भी जल्दी से सड़ जाएगा और खाद भी बना देगा और पर्यावरण को अच्छे से भी साफ कर देगा, है ना। प्लास्टिक के उपयोग से बचिए और प्लास्टिक के उपयोग से हम बचना चाहिए। ज़्यादातर अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय से अलग कर निस्तारण करें और जो आपका पदार्थ है उसको अलग अलग, जो सड़ता है उसको अलग और जो नहीं सड़ता उसको अलग अलग रखना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। जो आपको प्लास्टिक का सड़ा गला पदार्थ है, फेंकने वाला पदार्थ है, उसको फिर से दोबारा चक्रित यानी कि फिर से बनाया जा सकता है। 4R सिद्धांत को याद रखिए, उपयोग कम रखिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त कीजिए। स्वयं में पर्यावरण के हित हेतु आदतें विकसित कीजिए। और देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम खुद अपनी आदत को बदल सकते हैं, इन आदतों को अपना सकते हैं। कौन कौन सा 4R सिद्धांत, तो उपयोग कम करना है प्लास्टिक का और उसको फिर से उपयोग करना है उसी प्लास्टिक को और उसको फिर से चक्रित करना है यानी कि उसको और बेच देना है, फिर वह प्लास्टिक नया बन के और आ जाता है और उसे हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 4R सिद्धांत और इस तरह से हम स्वयं अपने आप से ही क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं। चलिए ठीक है ना। तो अब यह आपका पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ पे दिया है हमने सीखा। तो हमने सीखा को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर है ऐसे बहुत सारे प्रश्न है इस पार्ट में, जिसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, हमने सीखा से मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके जो उत्तर होता है हमने सीखा से मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया है, कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं, इसलिए ये कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। देखिए, कृत्रिम रेशे किसे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे क्यों कहलाते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये उत्तर बन सकता है, संश्लेषित रेशे में रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न भी आता है, पॉलीमर या बहुलक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। सेलुलोज, रबर, रेशम, लकड़ी आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। अब बहुलक के उदाहरण भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक आदि कृत्रिम रेशे हैं। तो कृत्रिम रेशे के उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे आपको 4 उदाहरण मिल जाएगा यहीं पर। ये हो गया आपका, इस तरह से अध्याय 2 खत्म होता है यहाँ पे। तो अब हम इसका प्रश्न उत्तर लिखना चालू करेंगे और आपको कल इसका जो है कहाँ से कैसे लिखना चालू करना है ये आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो के माध्यम से, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब इसके बाद हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, वायु। इससे पहले हम इसका प्रश्न उत्तर अच्छे से लिख लेंगे, उसके बाद ही हम अध्याय 3 को शुरू करेंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िए और कुछ समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप में जाकर कमेंट में मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि हमें यह समझ नहीं आया, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहिए अच्छे से।